24 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे के अंदर क्या बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है? क्या दुनिया में दूसरी बार परमाणु युद्ध होने वाला है? क्या बाइडेन के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का अलार्म बजने वाला है? क्या ब्रिटेन में सुनक लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने वाले हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर फुटबॉल बजने लगे या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने की नौबत आ जाए, तो यह परमाणु हमले का डायरेक्ट सिग्नल होता है। अगर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक जैसा खतरा है, तो प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का सायरन बजने लगता है। ठीक ऐसे ही अगर यूके पर परमाणु हमला होने वाला हो, तो पीएम लास्ट रिजॉर्ट लेटर का कोड पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। इन दोनों में से अगर एक भी हकीकत बन जाए, तो परमाणु बम का बटन दब जाएगा। दुनिया में रेडिएशन वॉर छिड़ जाएगी। अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल दुश्मन देश को परमाणु बम से खाक में मिलाने के लिए निकल जाएगी। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में मौजूद ब्रिटेन की मिसाइल से ट्राइडेंट परमाणु मिसाइल निकलेगी। और दुश्मन में परमाणु तबाही लाएगी। बड़ा सवाल है, क्या ऐसा होने को है? जवाब है हां, अगर पुतिन को करीब से जानने वाले और रूस के एक पूर्व केजीबी जासूस की चेतावनी सच साबित हो तो। पूर्व केजीबी जासूस की चेतावनी के मुताबिक अमेरिका का व्हाइट हाउस, लंदन का डाउनिंग स्ट्रीट, कीव का प्रेसिडेंट हाउस, ये तीनों पावर सेंटर पुतिन के टारगेट पर हैं। दावे के मुताबिक यहां पुतिन की सेना परमाणु बम गिरा सकती है। रूस के एक पूर्व केजीबी जासूस जैक बास्की ने गंभीर चेतावनी दी है। जैक बास्की का दावा है कि पुतिन ने दुनिया को परमाणु सर्वनाश से सिर्फ एक कदम दूर रखा है। परमाणु युद्ध की आशंकाओं के बीच दुनिया खतरनाक समय का सामना कर रही है और खतरा पहले से कहीं अधिक बड़ा हो सकता है। जैक बास्की उसी केजीबी के जासूस रह चुके हैं जिसके पुतिन भी जासूस थे। जैक बास्की अभी अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में ही वो केजीबी के स्लीपर एजेंट रह चुके हैं। वो रूस के लिए अमेरिका में जासूसी का काम करते थे। जैक बास्की साल 1978 से 1988 तक सक्रिय थे। जैक बास्की का दावा है कि वो पुतिन का माइंड पढ़ना जानते हैं। ऐसे में पुतिन के परमाणु हमले को लेकर जैक बास्की की चेतावनी बहुत बड़े खतरे का अलार्म बजा रही है। आगे बढ़े उससे पहले जैक बास्की के दावे को बल देने वाले और परमाणु युद्ध को लेकर रूस से मिले कुछ सिग्नल को जान लीजिए। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने चेतावनी जारी की है। रूस का पश्चिमी देशों के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी देशों को रूस की धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए।
पुतिन ने अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160 को बेरेंट सागर के ऊपर उड़ाया है। रूस ने अपने इस न्यूक्लियर बॉम्बर को नॉर्वेजियन सागर के ऊपर भी उड़ाया है। खबर है कि नॉर्डिक देश डेनमार्क ने अपने परमाणु बंकर का दरवाजा आम लोगों के लिए खोल दिया है। परमाणु बंकर का काम लोगों को परमाणु हमले से बचाना होता है। विदेशी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने 3 परमाणु इक्के निकाल लिए हैं। पहला इक्का रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, जो कह चुके हैं कि रूस अपनी परमाणु मिसाइल की पावर को बढ़ाता रहेगा। दूसरा इक्का है रूस के सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव। मेदवेदेव ने कह दिया है कि हम विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच चुके हैं। और पुतिन का तीसरा इक्का है व्लादिमीर येरमाको। रूस में परमाणु और प्रसार विभाग के डीजी व्लादिमीर येरमाको ने कह दिया है कि रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है। पुतिन के ये तीनों इक्के एटम बम की बात कर रहे हैं। पुतिन के ये तीनों इक्के परमाणु युद्ध की वार्निंग दे रहे हैं। और तो और रूस परमाणु युद्ध का ट्रेलर भी दुनिया को दिखा चुका है। पुतिन के परमाणु हमले वाले ऑर्डर के बाद Уважаемые товарищи, रूस के न्यूक्लियर फोर्स का कमांडर ग्रीन सिग्नल देगा, फायरिंग ऑफिसर बटन दबाएगा, आग लगेगी, धुआं उठेगा, पलक झपकते ही आसमान जलने लगेगा, गगन भेदी शोर गूंज उठेगा, आग और धुएं को चीरकर तूफानी रफ्तार से रूस की परमाणु मिसाइल चल पड़ेगी। ये वो लम्हे होंगे जब पूरी दुनिया खौफ से भर जाएगी। पुतिन के एक इशारे पर गरजती हुई मिसाइल आसमान को भेदती हुई अपने टारगेट की तरफ बढ़ चलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रूस के परमाणु युद्ध के अभ्यास का वीडियो है। ऐसा कर पुतिन अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों से दुनिया को डराना चाहते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को सीधा संदेश देकर पुतिन साफ कह चुके हैं कि रूस को किसी भी कीमत पर झुकाया या डराया नहीं जा सकता। पुतिन के इस बयान से ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि यूक्रेन युद्ध में किसी भी वक्त परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है। в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. पुतिन के इस धमकी को पूरी दुनिया बार बार सुनती है। पुतिन अपने भाषण में परमाणु परीक्षण की बात बोल चुके हैं। पुतिन बोल चुके हैं कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो रूस भी करेगा। पुतिन अमेरिका के साथ परमाणु करार को स्थगित करने की बात बोल चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। नाटो को चेतावनी दे चुके हैं। तो परमाणु युद्ध का कई मर्तबा जिक्र कर पूरी दुनिया को डरा चुके हैं। Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен. सवाल है, दुनिया के सामने परमाणु युद्ध की बात और पर्दे के पीछे रूस के न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने के पीछे पुतिन की क्या रणनीति है? इसे जानने से पहले पुतिन के परमाणु बम के परीक्षण वाली सबसे बड़ी और नई धमकी के मायने समझना जरूरी है। विदेशी मीडिया के दावों के मुताबिक पुतिन मॉस्को के उस परमाणु चौक पर खड़े हैं जहां से एक रास्ता क्राइमिया को जाता है, दूसरा रास्ता ज़ापोरिज़िया को जाता है, तीसरा रास्ता ब्रिटेन की ओर है, जबकि चौथा रास्ता सबसे जोखिम से भरा हुआ ये अमेरिका पर परमाणु प्रहार की तरफ जाता है। पुतिन के मुताबिक अब रूस वो करेगा जो पिछले 33 साल में नहीं किया। रूस नए परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। पुतिन की ये धमकी तब और खतरनाक हो जाती है जब ये खबर सामने आती है कि रूस में सबसे बड़े न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक्टिव कर दिया गया है। 5, 4, 3, 2,
ऑल रशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स व्याचेस्लाव सोलोवियोव ने दावा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो नोवाया ज़ेम्लिया में किसी भी वक्त रूस परमाणु परीक्षण कर सकता है। व्याचेस्लाव सोलोवियोव का यह दावा पुतिन की परमाणु धमकी से 100% मेल खाता है। नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट में शामिल है। नोवाया ज़ेम्लिया रूस के उत्तर और यूरोप के पूरब उत्तर में आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। नोवाया ज़ेम्लिया मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। साल 1954 में पहली बार नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल को तैयार किया गया था। 1990 तक रूस यहां 132 मर्तबा परमाणु परीक्षण कर चुका था। साल 1961 में यहीं रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम ज़ार बम का विस्फोट किया था। अमेरिका के साइंटिस्ट मान रहे हैं कि अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है और पहला स्टेप परमाणु परीक्षण का होगा। सवाल है, क्या परमाणु हमले का पहला राउंड शुरू होने जा रहा है? पुतिन की न्यूक्लियर वॉर टास्क लिस्ट में पहले नंबर पर नया परमाणु परीक्षण है। दावे के मुताबिक परमाणु परीक्षण की तैयारी 100% पूरी है। टास्क लिस्ट में दूसरे नंबर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अटैक है, जिसके लिए रूस की न्यूक्लियर फोर्स 24 घंटे तैयार रहती है। टास्क लिस्ट में तीसरे नंबर पर बड़ा परमाणु हमला है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही आखिरी फैसला लेंगे। परमाणु युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं, ये उनकी धमकियों से साफ हो जाता है। पुतिन साफ साफ शब्दों में नाटो देश को चिता चुके हैं। यूक्रेन को जितनी लंबी दूरी की मिसाइलें मिलेंगी, रूस खतरे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा। पुतिन के मुताबिक रूस और यूक्रेन का मामला लोकल था, लेकिन अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों ने इसे दुनिया का मसला बना दिया। एक छोटे से युद्ध को परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि अमेरिका में रह रहे पूर्व केजीबी जासूस जैक बास्की की पुतिन और परमाणु बम को लेकर दी गई चेतावनी बहुत खतरनाक हो जाती है। क्या 9 मई को बखमूत की जंग का अंत हो जाएगा? क्या 72 घंटे में पूरे बखमूत पर पुतिन का कब्जा हो जाएगा? इन 2 सवालों के 100% सटीक जवाब हम आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल आप इन 2 चेहरों को गौर से देखिए। पहला येवगेनी पिरोगजिन और दूसरा मिखाइल मेजिंत्सेव। येवगेनी पिरोगजिन, जो कभी पुतिन के कुक यानी रसोइये के तौर पर रूस में मशहूर था, और अब दुनिया भर में इस आदमी की पहचान पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ के तौर पर होती है। पुतिन का ये बेहद करीबी अब बाकी हो गया है। इसने बखमूत की जंग के निर्णायक अंजाम से पहले ही बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। पिरोगजिन ने ऐसा क्या कह दिया कि इस पर पुतिन के प्रवक्ता भी खामोश हो गए, आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल आप यूक्रेन के बारूदी शोर के बीच मिखाइल मेजिंत्सेव से मिलिए, जो नाटो के 31 देशों में वांटेड है। वो आदमी जिसे मारियोपोल का कसाई कहा जाता है, वो आदमी जिसे सीरिया का जल्लाद कहा जाता है, वो आदमी जो पिछले महीने तक रूस का उप रक्षा मंत्री था, उसने अब पुतिन की प्राइवेट आर्मी ज्वाइन कर ली है। इस आदमी को नाटो के देश खूंखार कहते हैं, क्रूर कहते हैं, वैशी कहते हैं। मिखाइल मेजिंत्सेव रूस के दुश्मनों में इतने बदनाम क्यों हैं, आपको बताएं। उससे पहले जरा इन आंखों को बहुत ध्यान से देखिए। इन आंखों में झलकती क्रूरता को पढ़िए। इस चेहरे की दहशत का एहसास आपको खुद ब खुद हो जाएगा। जब यूक्रेन पर रूस धुआंधार बमबारी कर रहा था, तब 29 अप्रैल को रूस के उप रक्षा मंत्री मिखाइल मेजिंत्सेव पर ब्रेकिंग न्यूज आई।
खबर आई कि पुतिन ने अपने उप रक्षा मंत्री मिखाइल मेज़ेंत्सेव को बर्खास्त कर दिया है। मिखाइल मेज़ेंत्सेव के बारे में इस खबर को सुनकर पश्चिम के देशों को यकीन तक नहीं हुआ, क्योंकि उस तारीख तक मिखाइल मेज़ेंत्सेव कोई मामूली आदमी नहीं थे, बल्कि इन्हीं के कंधों पर यूक्रेन की जंग में शामिल रूस के सैनिकों तक हथियार और रसद पहुंचाने का जिम्मा था। जनरल मिखाइल मेज़ेंत्सेव 40 साल से ज्यादा वक्त तक रूस की सेना में रहे। सेना से रिटायर होने पर पुतिन ने इन्हें अपनी सरकार में उप रक्षा मंत्री बनाया। पुतिन यूक्रेन पर शुरुआती हमले में नाकाम रहे। जनरल दिमित्री बुल्गाकोव को पद से हटाकर मिखाइल मेज़ेंत्सेव को इस ओहदे से नवाजा। इससे पहले रूस ने जब यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया, तब मिखाइल मेज़ेंत्सेव रूस के नेशनल डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के चीफ थे। ब्रिटेन की सरकार के मुताबिक ये रूस की सेना का वो सेंटर है जो दुनिया भर में सैन्य अभियानों की योजना बनाकर उसे अंजाम तक पहुंचाता है। चौबीस फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले के बाद मिखाइल मेज़ेंत्सेव ने मारियोपोल में ऐसी बमबारी की, इतनी एयर स्ट्राइक करवाई कि यह शहर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। दावा किया गया कि पुतिन के इस जनरल ने ऐसी बेरहमी दिखाई कि अस्पताल से लेकर थिएटर तक को नहीं बख्शा। मिखाइल मेज़ेंत्सेव के ऑर्डर पर मारियोपोल थिएटर पर बमबारी की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि यहां पनाह लिए 300 लोग मारे गए। इसी क्रूरता के बाद मिखाइल मेज़ेंत्सेव को मारियोपोल का कसाई कहा जाने लगा। इससे पहले 2015-16 में मिखाइल मेज़ेंत्सेव को ही सीरिया के अलेप्पो में क्लस्टर बम से हमले का जिम्मेदार माना जाता है। मारियोपोल के नरसंहार के बाद मिखाइल मेज़ेंत्सेव पर ब्रिटेन की सरकार ने पाबंदी भी लगा दी थी। अब बीते महीने जब इन्हें उप रक्षा मंत्री की कुर्सी से हटाया गया, तब कहा गया कि पुतिन की आंखों के इस तारे के दिन लग गए हैं। 29 अप्रैल 2023 को यह खबर भी आई थी कि येवगेनी प्रिगोजिन ने उन्हें वैगनर ग्रुप ज्वाइन करने की पेशकश की थी, लेकिन इसका सच अब तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि अब खबर पक्की हो चुकी है कि मिखाइल मेज़ेंत्सेव वैगनर ग्रुप में डिप्टी कमांडर के तौर पर शामिल हो चुके हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि पुतिन के आदेश पर ही मिखाइल मेज़ेंत्सेव ने वैगनर ग्रुप ज्वाइन किया है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के खिलाफ येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत से पुतिन भी आजिज आ गए। क्रेमलिन पर ड्रोन हमले में पुतिन की हत्या की नाकाम कोशिश के बाद रूस की सेना बदले की आग में जल रही है। कहा जा रहा है कि कीव पर कब्जे से पहले पुतिन के सैनिक पूरे बखमूत पर काबिज होंगे, ताकि उन्हें यूक्रेन की राजधानी की तरफ कूच करने में आसानी हो सके। अब तक बखमूत की लड़ाई वैगनर आर्मी के जिम्मे थी, लेकिन अब खुद पुतिन की सेना जमीन पर मोर्चा संभालने की तैयारी में है। क्योंकि वैगनर चीफ ने बगावत का सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। Обращаюсь от себя лично, от Совета командиров ЧВК «Вагнер», от бойцов ЧВК «Вагнер». Обращаюсь к НГШ, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. 16 марта, когда СВО пошло не по плану, нас попросили... खुद ऑटोमेटिक गन से लैस अपने हथियार बंद लड़ाकों के बीच खड़े होकर वैगनर चीफ ने ऐलान किया कि 9 मई को रूस के विक्ट्री डे के अगले दिन उसकी आर्मी बखमूत से लौट जाएगी। इस दौरान येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव को खुलेआम गालियां दी, खूब खरी खोटी सुनाई। Садили на так называемый искусственный дефицит боеприпасов. Снарядный голод, которые лежат свободно на складах. Мы получали не более 30% от потребностей. Поэтому наши потери были значительно выше,
чем должны были быть, но мы шли вперед. इसमें कोई शक नहीं कि रूस की एयरफोर्स और मिलिट्री की मदद के बूते वैगनर ग्रुप ने बखमूत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वैगनर चीफ इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहता था, जो रूस की सेना और रक्षा मंत्रालय को मंजूर नहीं था। कहा जाता है कि इसी वजह से येवगेनी प्रिगोजिन और पुतिन के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु में झगड़ा शुरू हुआ। वैगनर चीफ ने रूस के रक्षा मंत्री पर जानबूझकर जरूरत से ज्यादा कम गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई का आरोप लगाया। वैगनर चीफ ने दावा किया कि रूस के हथियारों के गोदामों में गोला बारूद का बम्पर स्टॉक था, लेकिन रक्षा मंत्रालय उन्हें सिर्फ 30% सप्लाई दे रहा था और अंत में तो जरूरत का महज 10% गोला बारूद ही वैगनर को दिया गया। वैगनर चीफ के दावे के मुताबिक इसी वजह से उसके 5 गुना ज्यादा लड़ाके मारे गए। येवगेनी प्रिगोजिन ने इसके सबूत के तौर पर लाशों के अंबार के बीच खड़े होकर यह वीडियो भी जारी किया और इन लड़ाकों की मौत के लिए रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया। Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь. इन आरोपों के बाद वैगनर चीफ ने यूक्रेन की जंग में करीब 400 दिन गुजारने के बाद अपने लड़ाकों के साथ लौट जाने का ऐलान कर दिया है। वैगनर चीफ जिस वक्त रूस के रक्षा मंत्री को गाली दे रहा था, खुद को यूक्रेन की जंग से अलग करने का दावा कर रहा था, उसी वक्त रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु अपने हथियारों के स्टॉक का मुआयना कर रहे थे। यह रूस के दक्षिणी मिलिट्री जिले की तस्वीर है, जहां पुतिन के रक्षा मंत्री ने नए टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तमाम जंगी साजो सामान का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ जनरल अलेक्सी कुज़्मेकोव भी थे, जिन्हें पूर्व उप रक्षा मंत्री मिखाइल मेजेंत्सेव के बदले सेना को रसद और हथियारों की आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि वैगनर चीफ के आरोपों पर रक्षा मंत्री ने खामोशी इख्तियार कर ली है, तो पुतिन के प्रवक्ता ने भी इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно, контакты будут продолжаться при необходимости। वैगनर ग्रुप भले ही बखमूत से लौट जाए, लेकिन पुतिन की सेना 9 मई से पहले यहां कुछ न कुछ बहुत बड़ा एक्शन जरूर लेने वाली है, जिसका एहसास यूक्रेन की सरकार को भी है। Росіяни схильні до такого символізму, і їхній ключовий міф історичний – це 9 травня, і вони дійсно до цієї дати поставили таку задачу – взяти під контроль Бахмут. बखमूत से ज़ेलेंस्की के सैनिकों के पांव उखड़ते ही यूक्रेन की रोड ऑफ लाइफ पर पूरी तरह से पुतिन का कब्जा हो जाएगा। उसके बाद कीव का क्या होगा, यूक्रेन के वजूद का क्या होगा, अंदाजा लगाना बहुत आसान है।